वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है और ये किस तरीके से कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। इसको हम क्यों साइंस कहते हैं, इसको हम आर्ट क्यों कहते हैं, हम इसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट समझते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर किस किस तरीके से माना गया है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को सबसे पहले अगर देखा जाए तो साइंस कंसीडर करा गया है। साइंस इसलिए कंसीडर करा गया है क्योंकि इसके जो भी क्राइटेरिया है, मतलब जो भी आस्पेक्ट है, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट हो, चाहे मेथड अप्लाई करना हो, चाहे ऑब्जर्वेशन करना हो, चाहे एक्सपेरिमेंट करना हो, सारे बिल्कुल कंपैरेटिवली साइंस के पैरेलल है, यानी कि साइंस के जैसे ही है। So managerial economics is a science because first point it can be compared to science in a sense that it fulfill the criteria of being science। ये उन चीज़ों को पूरा करता है जो साइंस के लिए ज़रूरी है या साइंस में मानी जाती है। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें हम एक मैथोडिकल ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च बेस्ड होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को भी साइंस माना गया है क्योंकि इसमें भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज गेट करनी पड़ती है और फिर देन इसमें अलग अलग मेथड है, इसके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिस तरीके से साइंस में होते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो साइंस मेकिंग डिसीजन विद रिगार्ड टू स्कार्स रिसोर्स विद अल्टरनेटिव एप्लीकेशन। जैसे कि साइंस में देखा जाता है कि कहाँ का कमी है और उसके अदर ऑप्शन क्या है, इसी तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी ये देखा जाता है कि कहाँ का रिसोर्स की कमी है, स्कार्स है रिसोर्स की और उसके ऑप्शन क्या है अल्टरनेटिव। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट डिटरमाइन और ऑब्जर्व द इंटरनल इन्वायरमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटरनल इन्वायरमेंट को भी डिटरमाइन करता है। ये एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो डिसीजन मेकिंग में डायनामिक इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट को ज़्यादा यहाँ पे डिटरमाइन करता है। जिस तरीके से साइंस में देखे जाते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है, इसी तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को भी साइंस माना गया है क्योंकि इसके अंदर भी इंटरनल एनवायरनमेंट को यहाँ पे देखा जाता है। इन साइंस एनी कंक्लूजन is arrived at after continuous experimentation. In managerial economics also policies are made after persistent टेस्टिंग एंड ट्रेलिंग। जिस तरीके से साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन करा जाता है, जिस तरीके से न्यूटन का लॉ बना गया था, न्यूटन के द्वारा लॉ बनाया गया था ग्रेविटेशन फोर्स का, तो वो एक एक्सपेरिमेंट बेसिस था। उसी तरीके से अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र में या इन एरियाज़ में अगर देखें तो जितनी पॉलिसीज़ बनती है, जितनी प्लानिंग होती है, वो सारी चीज़ें एक टेस्टिंग और ट्रेलिंग के बेसिस पे होती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टेक डिसीजन बाय यूटिलाइजिंग हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन ऑब्जर्वेशन। अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन ली जाते हैं। साइंस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। सिमिलरली पॉलिसीज़ ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जिस तरीके से साइंस का प्रिंसिपल पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल है, उसी तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के भी पूरे जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। जैसे कि हमने मैनेजमेंट में देखा है कि फ्यूल के प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल माने जाते हैं यूनिवर्स में। इसके बाद पॉइंट बताया गया, द पॉलिसीज़ नीड to be changed from time to time depending on the situation and attitude of individual to those particular situation। और अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल के साथ साथ ये भी चीज़ देखी गई है कि जैसे जैसे सिचुएशन होती है या जैसे जैसे सिचुएशन में वेरिएबिलिटी आती है, यानी कि चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस आता है, उसी तरीके से इंडिविजुअल को भी ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से सिचुएशन के डायनामिक होने पर खुद को डायनामिक होना है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्क करना है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का और सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में देखा गया है कि अगर सिचुएशन में चेंजेस आया तो उसके हिसाब से कैसे डील करना चाहिए। पॉलिसीज़ आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली बट मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड
पीरियडिकली। इसी तरीके से पॉलिसीज़ भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है, लेकिन इसमें चेंजेस लाने ज़रूरी होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड आर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेथड है, भाई मेथड को अप्लाई करना वो साइंस है, लेकिन मेथड को किस तरीके से यूज़ करता है, मेथड आ गया है वो साइंस है, लेकिन मेथड को किस तरीके से यूज़ करके वो आर्ट है। अगर हमने नॉलेज सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज देखी है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज देखी है, तो उसके बाद उसको यूज़ करना, उसको कैसे अप्लाई करना, ये एक आर्ट है। कैसे कैपेबिलिटी को यूज़ करना वो आर्ट है। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को सीखना वो आर्ट है, जिससे हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। So managerial economist is required to have an art of utilizing his capability, knowledge and understanding to achieve the organizational objective. इस तरीके से उसको आर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी यूज़ की थे, इसमें नॉलेज यूज़ करते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग यूज़ करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। Managerial economist should have an art to put in practice his theoretical knowledge regarding element of economic environment. इस तरीके से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना, प्रैक्टिस का यूज़ करना, ये आर्ट में देखा गया। और यही अगर इसके पैरेलल देखा जाए तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट भी यही चीज़ करते हैं कि नॉलेज को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं, नॉलेज को थ्योरेटिकल नॉलेज को बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैनेजर इकोनॉमिक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना और डिसीजन मेकिंग लेना। सेम एडमिनिस्ट्रेशन जैसा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी यही बातें अप्लाई होती है। इसमें भी राशनल डिसीजन लिए जाते हैं जो वैलिड हो और इन्वायरमेंट के अनुरूप हो, यानी कि इन्वायरमेंट के फेवर में हो। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। These decisions are based on the economic rational and are valid in the existing environment। यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग में काम में आता है और इन्वायरमेंट के अनुरूप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। अगर हम रिसोर्स एलोकेशन की बात की जाए प्रॉपरली ऑप्टिमम मैनर में, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट रोल है कि जहाँ जहाँ रिसोर्स कम है उसका प्रॉपर यूज़ करना बताता है, और इस रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमली किस तरीके से यूज़ करा जाए वो चीज़ बताता है। सो ईच रिसोर्स हैज़ वेरियस यूज़, सेवरल यूज़, इट्स मैनेजर हु डिसाइड with his knowledge of economics that which one is special use of resource। मैनेजर को ये हेल्प करता है मैनेजर इकोनॉमिक्स की किस तरीके से ऑल्टरनेटिव का यूज़ करना रिसोर्सेस में, और अगर रिसोर्स की कमी है तो किस तरीके से उसको यूज़ करना है, और जहाँ पे रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली परफेक्ट नॉलेज के साथ यूज़ कर रहे हैं, जिससे रिसोर्स में वेस्टेज नहीं आए और एक स्पेशल रिसोर्स का यूज़ हो सके। इसके बाद बता रखा है यहाँ पे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एज कंपोनेंट ऑफ माइक्रो यानी कि स्मॉल यूनिट। इंडिविजुअल पे बात करता है तो उसको माइक्रो की बात कहते हैं। मैनेजर स्टडी एंड मैनेज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करी जाती है वो माइक्रो में आती है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि स्मॉल यूनिट या एक सिंगल यूनिट या इंडिविजुअल यूनिट की जब हम बात करते हैं तो वो माइक्रो कंसिडर करा जाएगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो माइक्रो का माना जाता है, जिसमें एक स्मॉल यूनिट और इंडिविजुअल यूनिट की बात की जाती है। दिस एस्पेक्ट रेफर टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। The managerial economics deal with the problem faced by individual organization, such as main objective of the organization, demand for its product, price, output determination, etc. ये सारी चीज़ें माइक्रो की है, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक कंसिडर करा गया। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एज ए कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर देखा जाए तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कंपोनेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट करता है, और जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करता है, होल की बात करता है, एग्रीगेट की बात करता है, जनरल लेवल की बात करता है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट माना गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट रहता है ये, गवर्नमेंट के चेंजेस, रूल्स, रेगुलेशंस,
जनरल प्राइस लेवल से अफेक्ट रहता है, ये इनकम से अफेक्ट रहता है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट से अफेक्ट रहता है, और ये बिजनेस साइकिल जो इन चीज़ों से जब अफेक्ट रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो लेवल कहते हैं। इसलिए मैनेजरल इकोनॉमिक्स के इन चीज़ों से अफेक्ट होने के कारण इसको कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कहा गया है। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इन विच इकोनॉमिक्स ऑपरेटेड: एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जनरल एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर, मार्केट कंडीशन, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। इन सारी चीज़ों के इफेक्ट मैनेजरल इकोनॉमिक्स से पड़ते हैं, इसलिए ये मैनेजरल इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या बात करी, मैनेजरल इकोनॉमिक्स के बारे में, नेचर की बात करी है कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स को क्यों साइंस, आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्स का यूज़ करना, ऑप्टिमम रिसोर्स का यूज़ करना, माइक्रो एंड मैक्रो कहा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।